अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दादी बड़ी चाह से अपनी भांजी ब्याह कर लाई थी। शाह बानो नाम था, बहुत खूबसूरत थी, मगर किस्मत की खराब निकली। चचा जान से शादी तो हो गई, मगर उन्होंने बीवी को बीवी ना समझा। शाह बानो की कभी दिल से इज्जत की और ना प्यार से मुहातब किया। वह उन्हें बस एक अदना नौकरानी का दर्जा देते थे। नहीं मालूम शाह बानो में ऐसा कौन सा ऐब था जो चचा को ना भाई। इस खातून ने बहुत कोशिश की कि हावंद का दिल जीतने की, मगर नाकाम रही। सभी इनके दुख को समझते थे और हमदर्दी करते, खास तौर पर मेरी वालदा शाह बानो का खास ख्याल करती थी, क्योंकि चच्ची का कोई भाई ना था और वालिद वफात पा चुके थे। इन दिनों हम एबटाबाद के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। हम जेरी और चच्चा बलाई मंजिल पर क्याम पजीर थे। चच्ची शोहर की बदसलूकी से गमजदा होती तो अम्मी के पास आ जाती। तब मेरी वालदा इनको गले लगाकर तसल्ली देती कि शाह बानो सब्र करो, सब दिन एक से नहीं रहते, तुम्हारे बच्चे होंगे तो दिन फिर जाएंगे। जब तक दादी जिंदा थी चच्चा ने बीवी से किसी तौर नभाह किया। 4 बच्चे भी हो गए तो चच्ची इनकी परवरिश में खो गई और शोहर की बेइतनाई की आदी हो गई। जिंदगी की गाड़ी जूं तू चल रही थी कि एक रोज जबकि चचा दुकान से लौटे, आते ही बीवी को आवाज दी। इस वक्त वो नहा रही थी, जवाब न दे सकी। थोड़ी देर बाद जब नहा कर निकली, शोहर को आग बगोला पाया। वो चिल्ला रहे थे कि तुम कहाँ गारत हो गई थी, कब से खाना मांग रहा हूँ, ये कोई वक्त है नहाने का, जानती नहीं हो इस वक्त मैं दुकान से आता हूँ। वो बेचारी भूख लाकर किचन को दौड़ी, जल्दी जल्दी खाना गर्म करके ट्रे में रखा। जब चच्चा के सामने खाना आया तो उन्होंने हाथ मारकर ट्रे को उल्ट दिया कि मुझे अब खाना चाहिए और ना तुम्हारी जरूरत है। बस इतनी सी बात बहाना बनी और उन्होंने अपने 4 बच्चों की मां को तलाक दे दी। चच्ची रोती हुई मेके चली गई। हम सब ही रो रहे थे जब वो जा रही थी। ये बहुत बड़ा जुल्म चच्चा जान ने किया था। इनके बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन बाप ने इनको माँ के हमरा जाने ना दिया। कई दिनों तक हमारे घर में शोक की सी कैफियत रही। मेरे चारों कजन अशर, जफर, नादिरा और रुखसाना बहुत परेशान थे। तभी अम्मी इनको अपने पास ले आईं। अब इनका खाना अम्मी बनाती, उन्हें तैयार करती और हम सब इकट्ठे स्कूल जाते। वो माँ की कमी को बेहद महसूस करते, जबकि मेरी वालदा की कोशिश होती कि शाहबानों के बच्चे खुश रहें। लेकिन माँ के बगैर भला वो क्यों कर खुश रह सकते थे। चच्चा इनको शाहबानों से मिलने भी नहीं देते थे। माँ जैसी अजीम हस्ती की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर भी हमारी वालदा ने बेहद कोशिश की कि चच्चा के बच्चों का दुख समेट लें। बीवी को तलाक देने के बाद चच्चा बहुत कम घर आते थे। इनको अपने बच्चों की फिक्र ना थी। मुतमिन थे कि इनकी देखभाल हो रही है और वो अकेले नहीं हैं। सच है, वक्त गहरे जख्मों को मुंदमिल कर देता है। इस जख्म को मुंदमिल होने में भी वक्त लगा। अम्मी सीधी सादी औरत थी, जमाने की चालाकियों को ना जानती थी। वो हम सब बच्चों से यकसा प्यार करती थी। हम स्कूल से लौटते तो खाना खाकर बकरियां चुराने खेतों को निकल जाते। हमारा बचपन था, आपस में खेल कूद कर खुश रहते थे। लेकिन शाहबानो औलाद के लिए जरूर तड़पती होंगी। एक रोज हम स्कूल से लौटे तो पता चला कि चचा ने दूसरी शादी कर ली है और नई बीवी को घर ले आए हैं। इसका नाम दिलशाद था। दरअसल चचा शादी से कबल ही इस खातून के इश्क में गिरफ्तार हुए थे। दादी ने इनकी ना चलने दी और शाहबानों से जबरदस्ती शादी करा दी। इधर दिलशाद की भी अपने गजन से शादी हो गई, मगर चचा इस औरत को ना भुला सके। बदकिस्मती से दिलशाद को इसकी शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई तो वो फिर से हमारे चचा से मिलने लगी और दोनों के मरासम ज्यादा गहरे हो गए। यही वजह थी कि शाहबानो चचा को कांटे की तरह खटकती थी। वो दिलशाद से शादी के ख्वाहां थे, लेकिन दादी और 4 बच्चे राह की रुकावट थे। दादी के वफात के बाद ये रुकावट ना रही। चचा ने बीवी को तलाक देकर दिलशाद से निकाह कर लिया, क्योंकि दिलशाद की यही शर्त थी कि पहले बीवी को तलाक दो तभी शादी करूंगी। यूं बेचारी शाहबानो का घर उजड़ा। ये किस्सा बाद में हमको मालूम हुआ और चच्ची की तलाक का अकदा खुल गया। अब हम भी सियाने हो गए थे। नई चच्ची एक आंख न बाती थी, लेकिन वालदा ने सख्ती से हिदायत की थी कि तुम लोगों ने नई चच्ची की भी इज्जत करनी है और कभी चच्चा को इस बारे शिकायत का मौका न देना। तभी हम चुप रहते
کیونکہ وہ اپنے ستیلے بچوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ اس بات کا غم تھا مگر چچا سے کہہ نہیں پاتے تھے۔ میں ابھی 4 سال کی تھی جب ابو نے میری منگنی اشر سے کر دی تھی۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ابو اسکول ٹیچر تھے اور چچا کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ زیادہ خوشحال تھے۔ تبھی میرے والد اپنے چھوٹے بھائی کے آگے بول نہیں سکتے تھے۔ نئی چچی اپنے شوہر کے سامنے ان کے بچوں سے پیار جتاتی، لیکن جب وہ گھر پر نہ ہوتے ان پر بڑا ظلم ڈھاتی، سب کو مارتی اور گھر سے نکال دیتی، جس کی وجہ سے یہ سب ہماری امی کے پاس نچلی منزل میں آ جاتے اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتے، ہمارے گھر ہی سو جاتے۔ وہ اوپر اپنے گھر جانے سے کتراتے تھے۔ ان کا گھر دور تو نہ تھا لیکن وہ کئی روز اوپر نہ جاتے۔ اب میری عمر 14 سال تھی اور میں 9ویں میں پڑھتی تھی، جبکہ چھوٹی بہن ماریا 12 سال کی ہو گئی تھی۔ میرا چچا زاد اشر بہت اچھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا مزاج اور رویہ بدلنے لگا، منہ پھٹ اور بدتمیز ہو گیا۔ خاص طور پر اپنی ستیلی ماں کو جواب دیتا تو وہ شوہر سے شکایت کر کے اسے پٹواتی۔ بچپن میں تو ایسی باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہوش سنبھالا تب احساس ہوا کہ اشر کا رویہ درست نہیں۔ اس سے خوف کھانے لگی اور دور دور رہنے لگی۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے گھر کا سکون برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید یہ اس امر کا رد عمل تھا جو کچھ اس کے والد نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا، خاص طور پر ان کی حقیقی ماں کو ان سے دور کر دیا تھا۔ اشر سب سے بڑا ہونے کے سبب زیادہ حساس ہو گیا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی ظفر بہت اچھا، نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے 1 برس چھوٹا تھا لیکن میرے برابر لگتا۔ تبھی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں اشر کی بجائے ظفر کو پسند کرنے لگی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک تو ہم ابھی چھوٹے تھے، پھر میری والدہ کی محبت پانے سے ہم سب ایک ہی آنگن میں کھیلتے تھے۔ شام کو جب ہم بکریاں چرانے جاتے تو اشر ساتھ جانے سے انکار کر دیتا۔ سب بچے وہاں کھیل میں لگ جاتے لیکن میں اور ظفر پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ یہ احساس ہی نہ تھا کہ میری نسبت اشر سے ہے۔ اس لحاظ سے ظفر میرا دیور بنے گا اور مجھے اس کے ساتھ پیار کا رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ بچپن نادان اور لڑکپن لاپرواہ ہوتا ہے۔ اشر کی کچھ برے لڑکوں سے دوستی ہو گئی۔ وہ پڑھائی سے بھاگنے لگا اور زیادہ وقت باہر گزارنے لگا۔ اس پر چچا آئے دن اس کی پٹائی کرتے تھے۔ اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا۔ امی ابو کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ تو اسے داماد بنانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میری شادی اشر سے تو ماریا کی ظفر سے کر دیں گے، اس طرح گھر کی لڑکیاں گھر میں رہیں گی۔ والدین جو سوچتے ہیں بچوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ تو اپنے جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ میں اور ظفر دل ہی دل میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، یہ خیال کیے بنا کہ اس پیار کا انجام کیا ہوگا۔ اب میں روز ماریا کو رخسانہ اور اپنے بھائی ناصر کے ساتھ بکریاں چرانے بھیج دیتی اور کہتی مجھے اور ظفر کو اسکول کا کام کرنا ہے۔ ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، تبھی امی ہم کو کچھ نہ کہتی، یہ سوچ کے کہ انہوں نے امتحان کی اکٹھے تیاری کرنی ہوگی۔ امی ان کو بکریاں چرانے بھیج دیتی، کہتی خیال رکھنا کسی کی فصل میں نہ چلی جائیں اور ان کو پڑھائی کرنے دو۔ میں ظفر سے کہتی تھی کاش میری منگنی تم سے ہوئی ہوتی، اب اشر سے کیسے منگنی ختم ہوگی اور ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ جواب دیتا تم فکر نہ کرو، میں ذرا بڑا ہو جاؤں تو خود تمہاری امی سے بات کر لوں گا، ان کو کہہ دوں گا کہ وہ میری شادی تم سے کر دیں اور ماریا کی اشر سے کر دیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ماریا کی شادی اگر اشر سے ہو جائے گی اور میری تم سے تو کیا فرق پڑے گا؟ فی الحال اس بات کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تعلیم مکمل کر لیں گے تو کچھ بات کر سکیں گے، ورنہ تو گھر میں الجھنیں جنم لیں گی۔ ہم نے میٹرک کا امتحان دیا اور دونوں پاس ہو گئے۔ اشر نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ چچا اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے تاکہ قابو میں رہے اور آوارہ نہ پھرے، مگر وہ دل ہی دل میں باپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ جب موقع ملتا والد سے جھوٹ بول کر دکان سے نکل جاتا اور آوارہ دوستوں سے جا ملتا۔ اس نے دکان سے پیسے بھی چرانے شروع کر دیے تھے۔ ایک روز چچا کو پتا چلا کہ وہ اپنی ماں سے چوری چھپے ملتا ہے اور رقم چرا کر وہ پیسے شاہ بانو کو دے آتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہ تھا۔ وہ ماں سے ضرور ملتا تھا لیکن رقم شاہ بانو کو نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے دوستوں پر خرچ کرتا تھا۔ چچا اشر کی طرف سے پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔
दुकान से भी हटा लिया कि रोज चोरियां करेगा तो कारोबार को ही डबो देगा। अशर को पैसे चुराने का चस्का पड़ गया था। इसने अपने चंद बदमाश किस्म के दोस्तों को साथ मिला लिया और अपने वालिद ही की दुकान में नकब लगाई। चचा के वहम गुमान में ना था कि खुद इनका अपना फर्जंद इनकी दुकान में चोरी करा सकता है। उन्होंने पुलिस में रपट लिखवाई और पुलिस ने तफ्तीश की। तब पता चला कि चोरों में अशर भी शामिल है। जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने आई, वालिद और चचा दोनों घर नहीं थे और अशर चौक में अपने दोस्तों के पास बैठा था। पुलिस अशर को गिरफ्तार करके ले गई। अबू और चचा दौड़े थाने गए। बहरहाल चचा ने बेटे को छुड़वा लिया, इसे जेल ना होने दी। चाहिए तो ये था कि अशर शर्मिंदा होता और ज्यादा इसका हौसला बढ़ गया। वो अपने गिरोह के साथ गांव में छोटी मोटी चोरी शिकारी करने लगा। चचा ने अब्बू से कहा कि इसकी शादी कर देते हैं, ये शादी के बाद सुधर जाएगा। अब्बू परेशान थे कि क्या करें, भाई की माने और बेटी को जानते बूझते कुएं में धक्का दे दें या इनकार कर दें। दूसरी सूरत में खानदान का शिराजा बिखरने का इम्कान था। अगर मेरी अशर से शादी ना करते तो मारिया की भी जफर से ना होती और नादरा और रिखसाना की शादियां भी मेरे भाइयों से नहीं हो सकती थी। गोया एक मेरी कुर्बानी देकर वालिद अपने खानदान को टूटने और बिखरने से बचा सकते थे। उन्होंने वालदा से मशवरा किया। अम्मी ने कहा कि अशर फितरत का बुरा नहीं है, हालात ने इसको जहनी इंतशार में मुबतला कर दिया है। अगर वो सगी माँ के पास चला जाए तो मुझे उम्मीद है सही हो जाएगा। वालदा के कहने पर अब्बू मेरी शादी अशर से करने पर आमादा हो गए। जब मुझे और जफर को इस बात का इल्म हुआ, हम दोनों बहुत परेशान हुए। मैं तो इसे सच्चे दिल से चाहने लगी थी, अशर से नफरत करती थी। मैंने जफर से कहा कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं चाहती थी कि किसी तरह अब्बू को इस इकदाम से रोके। जफर ने कहा, जो कहना चाहती हो कहो, घर में नहीं, बकरियां ले जाने के बहाने खेत में चलते हैं, वहां बात करेंगे। मैं और जफर बकरियां चुराने के बहाने खेत में चले गए और एक पत्थर पर बैठकर बातें करने लगे। जब हम बातें कर रहे थे, हमको खबर ना थी कि हमारी बातें कोई शख्स सुन रहा है। वो अशर का दोस्त था। इस लड़के ने जाकर अशर को बताया कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे छोटे भाई के साथ नदी किनारे बैठी प्यार की पींगे बढ़ा रही है और तुम कहते हो कि तुम्हारी आजकल में इसके साथ शादी होने वाली है। मैंने इनकी प्यार भरी बातें अभी अभी अपने कानों से सुनी हैं। मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख लो। इस बात का सुनना था कि जज्बाती अशर आपे से बाहर हो गया। इसने दोस्त से छुरा लिया और दौड़ता हुआ खेत में इस जगह आ गया जहां हम दोनों बैठे अपने मुस्तकबिल के बारे में रो धो रहे थे। इसने आओ देखा ना ताओ छुरे से जफर पर हमला कर दिया। इस खौफनाक मंजर की ताब ना लाकर मैं तो मौका से भाग खड़ी हुई और बकरियों के बाड़े में जा छुपी। आध घंटे तक वहां ही छुपी रही। खौफ से मेरा लहू खुश्क था और मुझ में हिलने जुलने की सकत ना रही थी। कुछ देर बाद जब पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनी और लोगों का शोर कानों में पड़ा तो मुझे होश आया। लोग कह रहे थे कि अफसोस, भाई ने भाई को मार दिया और पुलिस अशर को पकड़कर ले गई। हिम्मत करके किसी तरह मैं घर में घुसी, लेकिन वहां तो कहराम मचा था और किसी को ध्यान न था कौन कहाँ है। घर वालों को कुछ पता न था कि मैं कहाँ थी और कब घर आई हूँ, और ये कि अशर ने क्यों जफर पर छुरे से हमला किया। ये बात अशर ने भी किसी को ना बताई कि इसने किस वजह से अपने भाई पर हमला किया। इसने पुलिस को ये बयान दिया कि जब मैंने वालिद की दुकान में चोरी करवाई थी तो जफर ने मेरे वालिद को मेरे दोस्तों के नाम बताए थे, जिसकी वजह से हम पकड़े गए थे। मुझे अपने भाई से इस बात की रंजिश थी। मैंने भी खौफ से नहीं बताया कि जब अशर ने जफर पर हमला किया मैं वहां मौजूद थी और अपनी आंखों से इसने जफर पर वार करते देखा था। मुझे तो जिंदगी के साथ साथ अपनी इज्जत भी मतलूब थी। राज तो राज ही रहा, लेकिन मेरे दिल पर ऐसा घाव पड़ा जो आज तक हरा है। जफर जिससे मैं प्यार करती थी कत्ल होकर मनो मट्टी तले जा सोया। अशर को जेल हो गई। इस वाक़ये के 4 साल बाद मेरी शादी मेरे हालाजाद और मारिया की शादी अबू के एक कजन के बेटे से हो गई। वालिद ने रुखसाना और नादरा का भी रिश्ता ना किया क्योंकि वो दोनों जफर के कत्ल के बाद अपनी हकीकी वालदा की तहवील में चली गई थी। वालिद ने कुछ रकम चचा से लेकर बस्ती में एक छोटा सा घर खरीद लिया और चचा से अलहदा रहने लगे। हमारे घर में अब चचा और इनकी चहेती बीवी दिलशाद रहते हैं कि जिस औरत के सबब मेरे चचा के बच्चे दर बदर हो गए और हम भी अपने आबाई घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए,
وہ ہماری جنت کی مالک ہے۔ سچ ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، جیسا کہ ہمارے چچا کے عشق کے باعث ہوا۔ ان کا عشق بے شک ان کے لیے باعث راحت ہوگا، باقی سب کے لیے تو باعث عبرت ہی ثابت ہوا۔